अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज एक अहम मरहला तय हुआ है और मुमलिकत को नया सरबराह मिल गया। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब एक दफ़ा फिर से सदर मुंतखब हो चुके हैं। 14वें सदर बनेंगे वो, और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ये जो इंतखाब है वो जीत लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी से पहले भी सदर रह चुके हैं, और अब उनमें क्या ऐसा चेंज आएगा या क्या कोई मुनफरिद किरदार वो अदा कर सकेंगे, ख़ास तौर पर इन हालात में जब बड़े हम देख सकते हैं कि चैलेंज सामने खड़े हैं। एक इत्तेहादी हुकूमत है और एक तगड़ी अपोजिशन है, और ऐसे में वो सदर बनने जा रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि असल में इस हुकूमत के चलने की चाबी बुनियादी तौर पर अब आसिफ जरदारी साहब के हाथ आ गई है, क्योंकि एक तो उन्हीं की पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म साहब की इस वक्त हुकूमत बनी है, और दूसरी तरफ वो खुद सदर बन गए हैं, तो जब भी चाहें वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो असल में देखा जाए तो ताकत का सरचश्मा इस वक्त जरदारी साहब तो नहीं बन गए इस हुकूमत के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि जी अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट फाइनल नहीं की। आज इस सिलसिले में कुछ मुशावरत हो गई है, कुछ नाम सामने आ चुके हैं, तो उनकी कैबिनेट के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ज़ाहिर है अपोजिशन की जो तहरीक है उसके हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी शामिल, कि कल फिर उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज भी वो सदर के इंतखाब के हवाले से मुतमिन नहीं है, और उनका ये कहना है कि जब उनको उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिलेंगी तो वो दोबारा से ये कहेंगे कि ये जो इंतखाब है वो दोबारा होना चाहिए। तो ये क्या वाकई इस तरह मामला चलेगा, या फिर ये हुकूमत इसी तरह डावाडोल सही लेकिन चलती रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब काज़मी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने आज में वक्त दिया है। बात का आगाज़ ज़रा इमरान साहब से करते हैं, और उनसे थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि इमरान साहब, जरदारी साहब हमेशा स्मार्ट खेलते हैं और बहुत से लोग हमेशा उनकी सियासत की बड़ी तारीफ़ करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त उनकी हिकमत अमली, एक दफ़ा फिर ऐवान सदर में मकीन बनने जा रहे हैं। कैसे सदर साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए जरदारी साहब जो हैं बड़े अच्छे सदर साबित होंगे, और मैं आज आपसे अर्ज़ करूं, आज दो मुबारकबादें बनती हैं। अच्छा, एक मुबारकबाद तो बनती है सदर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कि उन्हें मुबारक हो, वो सदर मुमलिकत दोबारा मुंतखब हो गए और इतनी वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए हैं। दूसरी मुबारकबाद बनती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए। अच्छा, देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी आज बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मुंतखब करवाया है, तो उससे उन्होंने असल में अपना इक़्तिदार जो है उसको सिक्योर कर लिया। अच्छा, सिक्योर कर लिया। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले क्या होता था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इस तरह से करते रहते थे, इनकी लड़ाइयाँ होती थी, चीज़ें होती थी, मुखालफत होती थी, और उससे मामला ख़राब होना शुरू हो जाते थे। पाकिस्तानी सियासत के बारे में अगरचे को हतमी बात तो नहीं की जा सकती, वैसे तो दुनिया भर में नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तानी सियासत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन उसके बावजूद अब जब ये दोनों जमातें एक पेज पे हैं और मिल के दोनों ये हुकूमत में शामिल हो गए हैं, तो इसके लिए फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन दोनों के लिए रावी ने चैन लिख दिया है, और ये दोनों एक दूसरे की हुकूमत गिराने में या एक दूसरे की हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में उस तरह से कारफरमान नहीं होंगे जैसे कि माजी में होता रहा। अच्छा, तो इसलिए आज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। ऑल राइट। चौधरी साहब, अब इसके ऊपर क्या बात की जाए कि भाई माजी में आप लोग क्या कहते रहे एक दूसरे को, ये तो अब हमें आदत ही हो गई है कि हम ये सुनते भी रहे और उसके बाद हमने फिर सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा भी है, और अब सदर बन चुके हैं जरदारी साहब। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब उसी तरह ये दोस्ती चलती रहेगी, या फिर दोबारा से सदर साहब कुछ शरारत कर सकते हैं PMLN के साथ? और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि खदशा मौजूद रहेगा कि वो किसी भी वक्त अगर अपना पैंतरा बदल लें तो कह दें कि जी आप लें फिर एतमाद का वोट, और अपनी पार्टी को भी मना कर दें कि ना दें। तो इस तरह खुद शहबाज शरीफ साहब को भी ये डर लगा रहेगा कि उनकी जो हुकूमत है वो जरदारी साहब के ही मरहूने मिन्नत है। देखिए समीना, ये जो है ये तो फायदे की शादी है, और जब तक इंटरेस्ट इकट्ठे रहेंगे तब तक तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिलके चलते रहेंगे। और इस मुल्क में खैर जैसे इमरान साहब ने बिल्कुल सौला ने सही बात की है कि पाकिस्तान की सियासत के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले घंटे कैसे होंगे। अब इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स आनी है,
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश होगी। देखना ये है कि उस कोशिश को किस तरह से 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है, नहीं छेड़ा जाता, किस हद तक छेड़ा जाता है, क्योंकि उसमें बाज़ ताकतवर जो हल्के हैं उनका ये ख्याल है कि आइन में जो 18वीं तरमीम की मौजूदा शक्ल है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उसमें जो सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं उनमें खासकर जो माशी जिम्मेदारियां हैं उनमें भी सूबों का हिस्सा डालना ज़रूरी है। अभी जो मामलात हैं सिर्फ पैसे सूबे को दे दिए जाते हैं तो वो रिटर्न करने में सिर्फ वफाक पर अकेला रह जाता है। उसके अलावा कुछ और जैसे निगरान हुकूमत है, इसका रोल खत्म करने की बात की जा रही है। पार्टी का खुद बड़ा फर्म स्टैंड है चौधरी साहब, और वो तो बड़ी सेंसिटिव है इसको लेकर के। वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि इस पे जी। और अभी जो ये खैर मामलात जो हैं ये 1 साल तक ये तो चलेंगे, और इसमें देखना ये है कि जो पीटीआई है वो कल अपना पहला जलसा केपी में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहां पे कैसे सूरत हाल, वो जाहिर है बड़ा जलसा होगा और उस जलसे की क्या सूरत हाल रहती है। फिर मुल्क में जाहिर है एक जगह पे अगर पहले जो एक पार्टी बिल्कुल ही ऑफ आपने की हो, अब उसका जलसा होगा तो आप मीडिया को तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, और ना दिखाएंगे तो फिर भी बड़ा मसला बनेगा। अब ये मेरा जो ज़ाती ख्याल ये है कि ये ग्रेजुअली नेक्स्ट ईयर के, एक बात तो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ के साथ मिलके जो करनी थी, जो वो कहते थे, नवाज शरीफ साहब को तो उन्होंने सियासत से आउट कर दिया। देखिए नवाज शरीफ साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो एज ए MNA बैठे हुए, मुझे याद है सदर फारूक खान लगारी होते थे, वो बाद में MNA बन गए, तो कोई सदर बनने के बाद तो कोई उनसे हाथ में नहीं मिलाता था। तो मियाँ साहब खैर इस तरह से तो नहीं होंगे बिल्कुल ही, लेकिन ग्रेजुअली होता ही है कि फिर जो हुकूमत के अपने मामलात होते हैं। ठीक है, चलिए उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। अभी जब कैबिनेट को डिस्कस करते हैं तो फिर उसमें भी बात करते हैं कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पावरलेस हो गए, इसके ऊपर वो अलग से उसमें डिस्कशन करते हैं। लेकिन पहले जरा जो हम सदर साहब की बात कर रहे हैं, काजमी साहब, हमेशा हम कहते हैं कि जी सदर साहब जो है, जरदारी साहब, वो मुफाहमत के जादूगर हैं, तो ये जादू अब उनका इस दफा भी आपको चलता हुआ नजर आएगा, और इस जादू के जेरे असर इसके शहर में क्या वो PTI को भी लाने में कामयाब हो सकेंगे, या फिर वहां पे वही मजामत चलती रहेगी और सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी की ही मुफाहमत चलेगी? देखिए, इस जादू का जो पहला शिकार है वो तो बिलावल भुट्टो साहब की फ्यूचर की सियासत हो गई है। अच्छा। बिलावल भुट्टो, आपको पता है कि तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ वोट से वजीर आजम नहीं बन सकते जब तक पंजाब के अंदर वो अपना इन रूट नहीं बनाएंगे, अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, पंजाब से जब तक वो सीटें नहीं लेंगे। अब इस दफा बिलावल ने आके बड़ी मेहनत की, जितनी मेहनत की, कहा जा रहा था कि वो कुछ लगे रहे तो उनका काफी यहाँ पे वोट बैंक रिवाइव भी हो सकता है, लेकिन जरदारी साहब ने अपनी सदारत के लिए दोबारा बिलावल साहब की सियासत को 15 साल पीछे धकेल दिया। अब अगर बिलावल जब भी वजीर आजम बनेंगे, वो किसी के सहारे से तो वजीर आजम बन सकते हैं, अपने उस वोट बैंक के नतीजे में या पंजाब से सीटें लेके वो वजीर आजम नहीं बन सकते। तो पहला शिकार इस जादू का तो हुए बिलावल साहब। अब दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब बन गए सदर, तो क्या उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला ठीक रहेंगे? मेरे ख्याल में वो जब दोनों को ही पता है कि हम किस वजह से वहां पे बैठे हुए, तो वो तेरा गम मेरा गम जो है वो सांझे वाली बात है, खुशी गमी जो भी है उनकी वो इकट्ठी है, तो वो चलते रहेंगे जब तक ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे। जरदारी साहब इसमें ये कोशिश कर सकते हैं आगे जाके कि दोबारा असेंबली के अंदर कोई जोड़ तोड़ करके बिलावल साहब को किसी तरीके से वजीर आजम बना दिया जाए, और वो जो इत्तेमाद के वोट की बात आती है, लेकिन अगेन वो पॉसिबल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि, इसलिए कि तहरीक इंसाफ ने तो उनके साथ बैठना नहीं है, चाहे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, उस तरह की सूरत हाल फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही। तो इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा जिस तरीके से ये चल रहा है कि देखें हुकूमत नून लीग की है, सदर पीपल्स पार्टी का है, वोट जो है वो नून लीग ने दिया है, नून लीग का वजीर आजम है, वोट PTI ने दिया है, वफाक में हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, और वजीर दाखिला वो पंजाब से मोहसिन नकवी को बुला रहे हैं जो निगरान वजीर आला थे। तो ये इसी किस्म के माहौल में जो है ना ये सारी चीजें क्या वो ये कोशिश करेंगे सदर जरदारी साहब के, चूंकि अगर मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, सब ये बहुत बात कर रहे हैं कि जी PTI भी एहतजाज छोड़े, बस ठीक है अब आगे बढ़े और मामलात को देखें, तो क्या जरदारी साहब कुछ PTI को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं कि मफाहमत के लिए आप भी
आएँ और मिल बैठकर बात करते हैं, कोई उनको भी वो एंगेज करेंगे आपके ख्याल से? देखिए, कोशिश तो कर सकते हैं। पहले शुरू में वो कोई स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं कि जितने सियासी कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए, तमाम ख्वातीन को रिहा किया जाए, जिन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात हैं वो मुकदमात खत्म किए जाएं। तो सदर जरदारी अगर ये स्टेटमेंट ही दे दें तो उससे ही काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में वो तहरीके इंसाफ को कोई ज्यादा एंगेज कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल जो है वो कोई होता हुआ ऐसी सूरत मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब, आपकी क्या राय है कि जरदारी साहब सिर्फ जो एक महदूद किरदार, आमतौर पर आईनी तौर पर देखा जाए तो सदर का बड़ा महदूद सा किरदार होता है, तो वो क्या वही एक डाक खाने वाला किरदार अदा करेंगे या फिर आपको एक्टिव सियासी किरदार भी अदा करते हुए नजर आएंगे? समीना देखें, आपको अगर जरदारी साहब का पैटर्न थोड़ा सा गौर करें, आप उनका जो सियासत का उनका तर्ज अमल है, तो आपको ये नज़र आएगा कि वो माजी में भी जब सदर मुमलिकत थे उस वक्त भी उन्होंने सिर्फ वो एक रवायती किरदार अदा नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा भी आप एक बात ज़हन में रखें कि वो सिर्फ रवायती किरदार अदा नहीं करेंगे। अगरचे वो उस तरह का 2008 वाला शायद किरदार अदा ना कर सके क्योंकि उस वक्त तो वफाक में भी उनकी हुकूमत थी। लेकिन एक बात जो है अभी जो काज़मी साहब फरमा रहे थे, मैं उस पर ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए इस वक्त सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं ना कहीं उनके लिए विन विन सिचुएशन है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, वफाक में नून लीग की हुकूमत है, तो हर एक का ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेक ज़रूर है। और आज आप देखें कि माजी में जिस तरह से पिछले इजलासों में कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद वाले या पीटीआई वाले लोग जिस तरह से एहतजाज करते रहे, आज उस तरह से नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अपनी रूटीन में आती चली जाएंगी, अब चीज़ें थोड़ी सूरत हाल नॉर्मल होती चली जाएगी। और जिस तरह से फैसल चौधरी साहब भी बता रहे थे कि जैसे कल से केपी में जलसों का भी सिलसिला शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे भी वो अपना कैथारसिस कर लेंगे, अपने मामलात को कर लेंगे, तो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर सदर मुमलिकत की अगर हम बात करें तो जरदारी साहब ज़रूर इस तरह की ना सिर्फ कोशिश करेंगे, बयान देंगे, बल्कि उनकी ख्वाहिश भी होगी कि वो अपना कोई किरदार अदा कर सकें। लेकिन बात फिर ख़त्म होती है बानी पीटीआई पे कि क्या वो इस मूड में हैं कि किसी तरह से उनके मूड पे मैं अभी बात करती हूँ थोड़ा सा। लेकिन चूंकि अभी हुकूमत साजी के हवाले से बात हो रही है, तो कैबिनेट काफ़ी दिन हो गए, शहबाज साहब वज़ीर आज़म बने लेकिन कैबिनेट फाइनल नहीं हुई। अब कुछ नाम सामने आए हैं कि एहसन इकबाल साहब होंगे कैबिनेट में, मोहसिन नकवी साहब का बताया जा रहा है कि वजीर खजाना होंगे, ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब भी होंगे कैबिनेट में। वजारत कौन सी लेंगे ये अभी फाइनल नहीं है लेकिन होंगे। क्या वजह, इतने दिन क्यों लगे? और फिर अभी भी क्या इस बात पे, इसका मतलब तो ये है कि कायल नहीं कर सके पीपल्स पार्टी को कि वो भी ले वजारतें? अच्छा समीना, इसमें हमारे वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि आज भी जब वो मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लेके गए हैं जरदारी साहब को, तो आज जो इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून का जिसमें मियां नवाज शरीफ की सदारत में, तो उसमें भी ये तय हुआ था कि आज जब मुबारकबाद देने जाएंगे तो उसमें एक दफ़ा फिर जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप भी हुकूमत में शामिल हों, बाकायदा हुकूमत में शामिल हों। दूसरे इन दोनों जमातों की ये पॉलिसी थी कि ये चाहते थे कि जब जरदारी साहब सदर बन जाएं तो उस वक्त काबीना जो है वो हलफ ले। तो कल क्योंकि जरदारी साहब हलफ ले लेंगे तो परसों मोस्ट प्रोबेबली वफाकी काबीना जो है वो हलफ ले लेगी। लेकिन इस बात के कभी इम्कान अब मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी भी शायद इसमें शामिल हो जाए। जहाँ तक बात की जा रही है डार साहब की, तो डार साहब के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो शायद वजारत खारजा जो है वो उनके हिस्से में आए और साथ तारिक फातमी साहब और दूसरे एक जो हैं लोग वो उनकी मुआवनत के तौर पे वो जो। अच्छा, वैसे इस पे भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि ये हम बार बार वही चेहरे देखते हैं, वही दोबारा से कैबिनेट में भी हमें मिनिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, चौधरी साहब जिनके नाम सामने आ रहे हैं, एक दो चार के अलावा जो कि की पोजीशंस हैं वैसे तो, और वो पता नहीं किसकी ख्वाहिश पर आ रही हैं, वो ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। और फिर उस पे भी बात करते हैं पॉइंट के ऊपर जो आपने बात की कि फिर मियाँ साहब का किरदार अब क्या रह गया है, वो अब क्या आपको लगता है सारे मामला तय करके वापस लंदन सुधा जाएंगे या फिर यहाँ पर रहेंगे, मामलात को देखते रहेंगे, एक कायद के तौर पर अपना एक उनका मखसूस सा बस रोल रहेगा, उसी को देखेंगे वो?
नहीं, मियाँ साहब ने लंदन क्यों जाना है? लंदन भी उनके साथ वही होती है जो असेंबली के अंदर हो रही है। तो वो यहीं बैठेंगे और मरियम बीबी के गाइड करेंगे। जो उनके खिलाफ नारे मरियम वहाँ पे इनके घर के बाहर वाली सड़क पे लगते थे, अब वो सामने हो रहे हैं और जाहिर है इतनी बड़ी अपोजिशन है, उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि वो बड़ी ऑपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता वैसे श्रिंक होती जा रही है, एक एक करके सीटें और कम होती जा रही हैं। नहीं, 91 का उनका फिगर है, वही आ रहा है। श्रिंक तो उसमें कोई नहीं हुई। आज जो 2-4 बंदे सेनेट में नहीं उनके वो डाल सके, जाचो सब बिहाइंड द बार्स हैं, और बाकी दो स्वाति साहब जो हैं वो अपनी जमानतों शातों के चक्करों में, और शिबली फराज साहब का भी कोई पता नहीं है, वो अभी दरपर्दा ही हैं। तो बाकी तो सारे उनके जो वोट थे असेंबली के अंदर अभी अचकजई सबको मिले हैं। तो जहां तक ये बात है कि आपके नए चेहरे देखें, जो नून लीग को इस वक्त समझ में नहीं आ रही ना, वो अभी तक भी इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि उनकी शिकस्त की असल वजह उनकी कंजर्वेटिव जो पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, या एक उनका जो मेथड है वो अभी तक पुराना है, और उस तक उन्होंने अभी कोई कोशिश भी नहीं की है कि उसको कोई वो मॉडर्नाइज कर सकें। अभी मरियम बीबी का देखें ना कि अभी तक उनका जो सारा पैटर्न है पॉलिटिक्स का, मियाँ साहब की तस्वीरें लगा के आप वो दे रहे हैं उनको खराज, तो लोग इस चीज को तो पसंद नहीं करते आजकल। देखिए हमारे जो जनरेशन एक जो शिफ्ट आई है, जो एक सोच में भी शिफ्ट आई है, उस सोच के मुताबिक जो है ये चीजें बड़ी अब बदल गई हैं। अब ये गिमिक्रीज जो हैं ये भी अभी आपको बड़ी मॉडर्नाइज करके बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती हैं। अब वो आप वीडियो बनाती हैं, वीडियो आप चले जाते हैं, उसका स्क्रिप्ट लिखने वाला भी कोई बहुत ही मतलब वही प्रॉब्लम ये है कि कोई सोशल मीडिया टीम जो है इनकी, वो भी कोई बहुत ही आमियाना किस्म की है, उनकी कोई रिसर्च भी नहीं है। तो इस किस्म की बातों से तो फर्क पड़ना कोई नहीं है। और नून लीग से या पीपल्स पार्टी से आप ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो चेंज लेके आएंगे। चेंज बाहर तो और पीटीआई लेके आई है, उन्होंने अपना चेयरमैन भी रिश्तेदारों में से नहीं रखा, उन्होंने अपना सीएम जो है वो भी वर्कर्स को चांस दिया है, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। जो अमीन गंडापुर हैं वो उनकी पीटीआई के लिए बड़ी खिदमत है, और पीटीआई का वो एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, हमेशा सदर भी रहे। और इस दफा भी जो कैबिनेट बनी है तो केपी की, अगरचे उस पर भी अलग किस्म की बहुत सारी तनकीद तो हो रही है, लेकिन ये बात है कि जो पहले कैबिनेट रही है वो बिल्कुल उससे एक मुख्तलिफ कैबिनेट नजर आ रही है। वो वाले चेहरे हमें नजर नहीं आ रहे जो पहले वो कैबिनेट भी इमरान खान साहब की मंजूरी से बनी है। अब तनकीद तो पीटीआई में है, तनकीद तो वैसे ही मतलब सुबह शाम वो ना करें तो वो अपने ना आप को करें, नहीं उनके बख्शते। खाने नहीं ठीक है, हजम होते। ठीक हो गया। वो जिसको भी वो हर, और मसला ये है कि अब सोशल मीडिया पे तो आप जाके सलाम अलैकुम लिखें तो नीचे गालियां लोग लिख देते हैं, मतलब समझ नहीं आती कि वो है कि मतलब ये तो एक तूफानी बदतमीजी है तो सही सोशल मीडिया पे। नहीं लेकिन एक बात है कि वो कहते हैं जी आपने बार्स ऐसे सेट कर दी हैं कि वो खुद फिर पीटीआई भी उससे इधर उधर होती है, तो वो उसके ऊपर वो भी फिर तनकीद की जद में आती है। नहीं, आप देखें ना उसमें जो भी लड़के लगाए हैं उनकी अपने अपने हलकों में वो फैसल तरक्की हो, जो शराम का पूरा वो सियासत देखता है और बड़ा वो एक्टिव लड़का है, या बैरिस्टर साहब जो है वो अब काफी अरसे से पीटीआई में है। अब पुरानी अगर बातें आप देखें तो फिर तो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ ही ना सके। ठीक हो गया। चलिए, अब कोई नौमौजूद तो पीटीआई में चेहरे की कैबिनेट बनाई है तो लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन काज़मी साहब, जो हम बात कर रहे थे इस कैबिनेट के हवाले से, विफाकी कैबिनेट के हवाले से, वही चेहरे हमें फिर नजर आ रहे हैं, वही मिनिस्ट्रीज ले लेंगे। ये लोग पहले अगर इतने सालों में कोई बहुत तूफान नहीं बर्पा कर सके, सारे इदारे हमारे खसारे में हैं, तो अब ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस लेकर आएंगे कि ये सारे इदारे एकदम ठीक कर देंगे और मामलात बेहतर हो जाएंगे? सारे वही चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, स्पीकर भी वही बना दिए, सदर भी वही आ गए, वजीर आजम भी वही आ गए, सन इकबाल भी अब वही आ रहे हैं, सारे वही चेहरे हैं। तो ये क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक नजर आती है आपको? देखिए, टोटल डिस्कनेक्ट नजर आता है। आपका मुल्क इस तरफ है और ये जो हुक्मरान इशराफिया है ये टोटल दूसरी रुख में जा रहा है। आज सुबह से आप देख लें, सदर साहब का इंतखाब होना था, पहले तो जब आम इंतखाबात होने जिसमें अवाम ने अपने लोगों को चुनना था,
उसमें कैसे ताखीर की गई वो हमारे सामने है। अभी देखें सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन जरूरी था कि उससे पहले जरदारी साहब को मुंतखब करवाया जाए। तो अपने सारे ओहदों में इन्होंने कितनी जल्दी दिखाई कि जल्दी जल्दी सारा ये अमल मुकम्मल हो। फिर सुबह से तमाम टीवी चैनल्स जो है, जब भी कोई पार्लियामेंट का इजलास होता है या पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, तो सुबह से खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी नाश्ते का एहतमाम किया गया है, 15 डिशेज हैं, ये चीज भी तैयार हो गई है, वो चीज भी तैयार हो गई है। ये शो करता है कि टोटल डिसरिगार्ड एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर द नेशन, वो नेशन जिसके 45% बच्चे जो हैं वो मुनासिब खुराक नहीं खा सकते, उनके नुमाइंदे जो हैं वो 15 डिशों से नाश्ता कर रहे हैं, और ये खबर एक बिल्कुल ऐसे ही कह दी जाती है, सुबह से चल रही है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने दूर हैं आम पब्लिक से। आम पब्लिक जो आटे की लाइनों में मर रही है, जिनको मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी 60% आबादी जो सिंध की है उनको हम 5,000 रुपया देंगे क्योंकि वो एलिजिबल हैं, गुर्बत के उसके दायरे में आते हैं। तो भाई ये तो आपको 5,000 के बजाय आपको 2,000 सवालों के जवाब देने चाहिए कि क्यों सिंध में 60% आबादी अभी भी जो है वो इतनी गरीब है कि वो 5,000 का सौदा नहीं खरीद सकते। तो एक तरफ ये हालत है, और दूसरी तरफ जो है कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि इनके प्रोटोकॉल क्या है, ये किस तरीके से चल रहे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आनी, ये उसी किस्म की रवायती चीजें चल रही हैं और उसी तरीके से सब कुछ ये कर रहे हैं। अब ये कब तक चल सकेगा, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर सस्टेनेबल है। ये भी जो है ना, जिस तरह जिस नहज पे ये अपनी सियासत को लेके आ गए, अब ये सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, मुझे लगता है कि ये चीजें इनके लिए इस तरीके से मेंटेन करना और इसको सस्टेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसका तो उन्होंने तोड़ निकाला हुआ ना, सोशल मीडिया ही बंद कर दो ताकि ना ही उसके ऊपर उस तरह से आवाज उठ सके। उस पे आप ये देख लेना कि VPN लगा के हमारे जो वजीर आजम सबकी मुबारकबादों के जवाब दे रहे हैं, तुम्हारे ट्वीट कर रहे हैं। फिर वो उधर से मरियम बीबी की भी हर रोज 2 नई वीडियोस आती हैं, वो पता नहीं बाहर ग्राउंड में खड़े होके कह रहे हैं कि जी कैंसर अस्पताल बनाएंगे, साथ शॉपिंग प्लाजा भी बना दें, साथ ये भी कर दें, साथ वो भी कर दें। तो वो भी सब कुछ साथ साथ चल रहा है। पर वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इतनी बड़ी 2 जमहूरी जमातें हैं और मुल्क में ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, आजादी राय की ये हालत है। तो इस पे उनको खुद सोचने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में ये भी हमें नजर आ रहा है कि KP और इधर जो विफाक है ये आपस में क्या कोई महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके स्टेटमेंट्स हम अगर देखें, और फिर जाहिर है जिस तरह से वो एक वर्किंग रिलेशनशिप स्मूथ होता है बाकी सूबों के साथ, क्या वो ये बन पाएगा इधर KP में विफाक का, इसके ऊपर भी नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पहले ही ऑपोजिशन खतरनाक मूड में है, एहतजाज करना चाहती है और वो कहते हैं कि जी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे मैंडेट की वापसी के लिए। तो वहीं हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने कल बात की कि जी रुथलेस एक्शन किया जाएगा उनके खिलाफ जो कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेटमेंट्स, फिर हमने देखा कि शानदाना गुलजार साहिबा की तरफ से कुछ बातचीत की गई मरीम नवाज साहिबा को लेकर के, तो उसके बाद उन्हें एक नोटिस भेज दिया गया, यानी उनसे मुकदमे के इंदराज की भी बात हो रही है। इस पर अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या बताया है वो ज़रा सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या वाकई अपोजिशन और हुकूमत की महाजराई कोई हमें ज़्यादा बढ़ती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। सुनते जी अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा। शानदाना गुलजार ने, जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही बेसरोपा किस्म का इल्जाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की, अल्लाह माफी दे, गाड़ी के ऊपर से, वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्द करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नजर नहीं रहा। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है कि जो बात उन्होंने वजीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। उधर शेर अजल मरवत साहब ने भी एक खौफनाक इल्जाम लगाया और उनका ये कहना है कि उनको कत्ल करवाने की मंसूबाबंदी की जा रही है, और उनका भी जो इल्जाम है वो मरीम नवाज की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए।
हमारे एक साथी मैंने कुछ एविडेंस फराहम की है कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस जिम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की माफी हुआ है। इमरान साहब, एक दूसरे पे बड़े खौफनाक इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। इतना खौफनाक इल्जाम मैंने आपको सुनवाया, आप हंस रहे हैं। ये क्या ये आपस में हो सकते हैं राम, या ये फिर इसी तरह मुझे तो लग रहा है कि ये एहतजाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समीना, देखें आपने जो 80 की बात की तो मुझे तो खौफनाक से ज़्यादा ये मजाका खेज जो है ना, अच्छा। ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि अफजल मुनव्वर साहब फ़ौरन FIA में जाएं और वो सबूत पेश करें। देखें कि जिसके जो इनको बकौल इनके जो इनको एविडेंस मिल रही हैं तो ये वो एविडेंस ज़रूर पेश करें जहाँ जाके, और बताएं कि जो साबित कर रही हैं कि मरियम नवाज ने के माँ पे ये सारा हुआ और $1 लाख की वो कह रहे हैं कि अदायगी भी हो चुकी है। तो बहरहाल इल्ज़ाम बड़ा सीरियस है, लेकिन इनको फौरी FIA में जाना चाहिए। दूसरी बात जो शानदाना गुलजार साहबा के हवाले से, तो उन्होंने ये बात अगर की है तो बिल्कुल उन्हें सबूत देना चाहिए, लेकिन ये माहौल को ख़त्म करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब आप इस तरह से करेंगे और एक दूसरे पे इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर रिएक्शन भी उसी तरह का होगा। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कम से कम कुछ समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए, कुछ अकल को हाथ लेकिन अब ये भी तो बात है ना कि एहतजाज भी नहीं उन्हें करने देते। अब उस पर फिर मरियम साहिबा ने कहा है कि रुथलेस एक्शन किया जाएगा। हम पहले ही देख रहे हैं जब वो एहतजाज का ऐलान करते हैं। आज भी जरदारी साहब सदर बने हैं, आतिशबाजी हुई है, कोई दफ़ा 144 नहीं थी, कुछ नहीं था। ऑल रोड पर भी जालों ने भंगड़े डाले। लेकिन कल हम देखेंगे कि दफ़ा 144 नाफिज हुई होगी और PTI वाले लोगों को वो उठा उठा के वैन्स में डाल रहे होंगे। अच्छा, इसका मतलब है आप ये कह रही हैं कि अगर एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात ही आएंगे। नहीं, मैं इल्ज़ामात नहीं, मैं उसके अलावा बात कर रही हूँ। वो आपने बात की ना माहौल की। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सबके लिए यकसा आप ऑपोजिशन को स्पेस नहीं देंगे तो जाहिर है बात अपोजिशन की तो है नहीं समीना। सबके लिए आइन और कानून के मुताबिक तो हर पाकिस्तानी को ये हक हासिल है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है और उसको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पार्टी के लिए आप दफ़ा 144 लगा दें और दूसरी पार्टी के लिए आप सारे दफ़ात को ख़त्म कर दें। दूसरी पार्टी को दफा दूर ही दफा दूर नहीं करना चाहिए सबको। और ये खास तौर पे देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत का काम होता है बड़े भाई का किरदार अदा करना। हुकूमत अगर अपोजिशन से ताउन चाहती है तो उसे पहले आगे बढ़ के खुद पहला कदम लेना पड़ेगा और फिर अपोजिशन को माइल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप तुंदे भी रहो नाल मदद भी मांगो। ठीक हो गया। कासमी साहब, कुछ ये भी खबर चल रही है कि बैकडोर कुछ बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान भी कुछ मामलात बेहतर हों ताकि सूरत हाल आगे बढ़ सके। आपके नज़दीक इसका कोई चांस है कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें, कोई बर्फ पिघले? और जो पहले बात भी की थी इमरान साहब ने भी कि कोई मूड ऐसा है खान साहब का कि वो आगे बढ़ने देंगे या फिर मजामत ही होगी उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी? देखिए, एक तो जो पहले यहाँ पे जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल इमरान साहब से एग्री करता हूँ और FIA का गालिबन नोटिस वगैरह भेज दिया गया है शानदाना गुलजार साहिबा को। लेकिन ये इल्जामात जो लगते हैं ये तो हमारी सियासत में कोई नई चीज तो नहीं है ना। किसके ऊपर इल्जाम लगता है? ये जादू टोने का इल्जाम कौन लगाता था? खुदा न खास्ता नशई का इल्जाम कौन सी मोजिज शख्सियत लगाती थी अपने जलसों के अंदर? कौन कौन सा इल्जाम नहीं लगाए जाते थे इन्हीं लोगों की जानिब से अपने मुखालफिन के खिलाफ? अब हर कोई एक दूसरे को नोटिस वगैरह भिजवाना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ से मजीद तलखी बढ़ेगी। जो इससे कोई वो चीजें जो है वो सही सिमत में नहीं जाएंगी। पर एनीवे, दूसरी बात यह है कि क्या इस वक्त कोई हालात बेहतर हो सकते हैं, कोई बीच में दरमियानी रास्ता निकल सकता है? देखिए, उसके लिए आइन और कानून सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बात करे एहतजाज करने की तो आप कहें कि जी हम रूथलेस हैं। भाई, रूथलेस वर्ड क्या कोई मुंतखब लोग रूथलेस होते हैं या आइन और कानून रूथलेस होता है? वो तो रूथलेस नहीं होता।
तो इस तरह की बातें करके आप कैसे माहौल बेहतर कर सकते हैं? जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, देखिए खान साहब की अगर आपने पॉलिसी स्टेटमेंट देखनी है ना, तो अब बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है वो तो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो सामने हमें नजर आ रहा है, दो तीन चीजें ऐसी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको इमरान खान की पॉलिसी स्टेटमेंट समझने में आसानी होगी। एक अली अमीन गंडापुर की नामजदगी, जिसके हवाले से कहा जाता था कि जनाब वो कतन काबिल कबूल नहीं है, और बहुत सारे यहाँ पे मतलब पेश किए जाते थे, वो आ गए सीएम। दूसरा, महमूद अचकजई साहब की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी, ये भी बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट है। अचकजई सिंबॉलिक है, अचकजई साहब जीतना उनका इंपॉर्टेंट नहीं था। अब वो अगले 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने जब तक ये निजाम चलेगा, जो कौमी असेंबली में वो बातें करते रहेंगे ना, वो सुनने वाली होंगी। और वो बातें जो वो करते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि वो उन एरियाज को टच करते हैं जहां पे अचकजई सब जाते हैं। वो हम सुनेंगे तो तब काज़मी साहब वो तो म्यूट हो जाती हैं, पहले भी उनकी तकरीर नहीं चलने दी गई सरकारी टीवी पर। वो तो जिनको सुनानी होती है वो तो सुन लेते हैं, वो तो उधर ही बैठे होते हैं ना, वो तो साथ ही बैठे होते हैं, ठीक है, वो तो हम जैसे सुन पाते। वो जिनको सुना रहे होते हैं वो तो 4-5 गज उधर ही बैठे होते हैं, तो वो उनको सुनाते रहेंगे कौमी असेंबली के अंदर। तो उन दोनों चीजों को देख के लगता है कि कोई मुफाहमत की राह मुझे निकलती भी नजर नहीं आ रही। अगर होता ना कि कहीं अली मोहम्मद खान या कोई ऐसे वो लोग सामने आ जाते जो जमात के अंदर भी जिनके हवाले से तासुर है कि वो मुफाहमत चाहते हैं, बल्कि अगर आप देखें तो वो जो मुफाहमत की बात कर रहे थे वो एकदम से बैकफुट पे चले गए। उनको ऐसे बैकलैश का सामना करना पड़ा कि उन्होंने अपना रवैया और अपना मौकिफ सख्त कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन शॉर्ट टर्म कोई जो है किसी किस्म की कोई डील या मुफाहमत, कोई ऐसी सूरत फिलहाल मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन काज़मी साहब, आपकी राय में ये मुफाहमत होनी चाहिए? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ये तो नहीं है कि खान साहब के केस खत्म हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, चलो जी मुफाहमत हो गई, बल्कि बात तो यहाँ पर मैंडेट के ऊपर अब आके अटक गई है। और वो बात खान साहब की भी नहीं है, वो पीटीआई की भी नहीं है, वो अवाम की बात है। सर, अगर अवाम ने किसी को मैंडेट दिया है और वो मैंडेट अगर उस तरह से नहीं डब्बों में से निकला और अगर कोई उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ये तो फिर अवाम का इस्तेकाक मजरूआ है। तो इसके ऊपर मुफाहमत का क्या हक खुद इमरान खान को भी है या इसके ऊपर स्टैंड लेना ही बनता है? मैं चाहता हूं मेरा इस्तेकाक भी जो है कायम रहे, मजरूर ना हो। तो मैं बहुत सारी बातों का जवाब तो नहीं दूंगा, पर ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इसमें अब चीजें काफी ज्यादा जो है ना वो आगे निकल गई। एक तो आप जिधर बयानियां लेके आ गए, एक तो ये मैंडेट वाला बयानिया तो अभी आया, उससे पहले इमरान खान साहब जिधर बयानियां लेके आ गए, उनके पास इतनी लग्जरी नहीं है जो नून लीग के पास है कि नून लीग ने अचानक अपना बयानिया चेंज किया, वोट को इज्जत दे वाला मामला पीछे चला गया, मरियम बीबी सामने आ गई, वो वजीर आला बन गई और उनका वोटर सपोर्टर अभी भी मुतमईन है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो उनके कारकुन हो या आम पब्लिक हो, अगर इमरान खान ने यहां से अपना बयानिया चेंज किया तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो कैसे उनको साथ लेके चलते हैं। तो इस वजह से अगर इससे वो पीछे भी हटेंगे तो मेरे ख्याल में वो इतना कोई आसान नहीं होगा। बात मुझे ये लगता है कि इमरान खान थोड़ा पीछे रह गए हैं, उनका जो बयानिया था वो आगे निकल गया। क्या खूबसूरत बात की है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं मजीद भी इस हवाले से कि आगे क्या होता नजर आ रहा है, और चौधरी साहब से भी डिस्कशन में उन्हें भी शामिल करके ये भी सवाल लेंगे, और फिर जो मैंने पहले बात की कि केपी गवर्नमेंट और वफाक का आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा, इसके ऊपर भी कुछ कोशिश करेंगे जानने की। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात करेंगे ख़ास तौर पे सेगमेंट में केपी गवर्नमेंट के हवाले से भी, और जो हम ओवरऑल बात कर रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से। चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? सर, ये केपी में एक बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर साहब का है कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो हम भी देखेंगे कि जो बिजली और गैस के आधे बिल हैं वो अदा किए जाएं। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि ये कोई अच्छी हिकमत अमली है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दें जिससे एक मुहाज़राई और एक मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन जैसे बगावत का एक एलिमेंट जो है वो नज़र आए? नहीं, इसमें तो कोई बगावत वाली बात नहीं है। देखिए, मसला ये है कि केपी वाले जो हैं उनका जो हाइड्रो का अपने जो वाजबात हैं वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है,
और वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो ये वो में अली अमीन क्योंकि तबन भी जो है वो एक गुफ्तगू जरा इस तरह की करते हैं, ब्लंट होके करते हैं, तो वो इस तरह की उसमें बगावत वाली देखें बात तो कोई नहीं है। ये मुतालबा तो तकरीबन हर सुबह जो है वो करता है जब भी NFC अवार्ड आने का टाइम होता है कि जी आप हमारे वाजिबात दें। देखिए बात यह है कि जब तक अगर आप सूबे जो है वो अपने मामलात को वाजिबात उनको नहीं अदा किए जाएंगे तो वो तो वफाक ही, क्योंकि टैक्स कलेक्टर पाकिस्तान का जो निज़ाम इस तरह सा है, टैक्स कलेक्शन जो है जब वो जाती है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जो मेजर कलेक्शन है, यानी मेजर कलेक्शन होती है फ्यूल की, बिजली की और गैस की, ये जो कलेक्शंस है मेन रेवेन्यू तो इन्हीं के ऊपर बुनियाद किए जाते हैं। तो इसमें जो है सूबों को हिस्सा जो है वो मिलना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि KP हुकूमत को तो जो देनी चाहिए अपने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, और जिस तरह से वो NFC होता है जिसमें तमाम सूबों का शेयर होता है, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी करें जिसमें तमाम जिलों का हिस्सा हो। ये जब जनरल परवेज मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट आया था तो तब हर जिले को वो हिस्सा मिलता था। लेकिन आपको लगता है कि चौधरी साहब एक जाने वो इतने सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स भी देंगे, अगर वजीर आजम उनके सूबे में आ रहे हैं वो उनको रिसीव भी नहीं करेंगे, उनकी हलफ बर्दारी हो रही है वो उसमें शामिल भी नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ वो ये समझें कि उनके सारे मामला जो हैं वो स्मूथली चलते रहेंगे, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं होता नजर आता। नहीं, वो अली अमीन का वाजिबात तो नहीं है ना, अगर उसके जाती वाजिबात है तो बना दें, लेकिन मामला ये है कि CM KP के होना तो ये चाहिए। देखिए सिस्टम में जहाँ पे उनकी जरूरत है वो तो उनको लाजमी होना चाहिए सिंबॉलिक जेस्चर। तो पहले हुकूमत या तो उनके बंदे रिहा करे ना, कोई चले जो मेन नहीं है, जो वर्कर्स हैं उनका भी तो कोई जेस्चर नहीं है। अगर आपकी सूबे की जो एक CM कहे कि मैं रूथलेस एक्शन करूंगी, ऊपर से आप वो बंदा जो 1.5 साल से इनको डंडे मारता रहा उसको आप इंटीरियर मिनिस्टर लगाने का अंदिया दे रहे हैं, तो फिर आपसे कौन बात करेगा। पहले जो माहौल क्रिएट करना ही है, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मैयर्स जो होते हैं CBMs, वो वफाकी हुकूमत कुछ करे तो फिर आगे से कोई जवाब अगर ना दे फिर तो गिला करे, लेकिन आपने वो भी नहीं करना, आंखें निकालनी है और फिर कहें जी देखें ये तो बगावत करते हैं, ये तो ऐसी बात करते हैं। इमरान साहब ये बड़ा तासुर है कि पता नहीं अब KP कोई लॉन्चिंग पैड बन गया है और यहाँ से वो एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे और इस तरह होगा, और पता नहीं कोई मुल्क की मईशत खराब करेंगे, मुल्क की सालमियत पे हमला करते हैं, विफाक को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हमें वो दिखते हैं कि हम अब उनके ऊपर एक प्रेशर सा जैसे बन रहा है KP के ऊपर भी। आपके नज़दीक ये जेन्युइन बात है, वाकई KP हुकूमत जो है वो इसको सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि जो चौधरी साहब ने बातें की, बड़ी माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करूँगा इन बातों से। देखें इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी हुकूमत को जेस्चर देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही जिम्मेदारी KP के चीफ मिनिस्टर की भी है। उन्होंने भी कोई फैसला ज़ाती तौर पे अली अमीन गंडापुर की हैसियत से नहीं करना, उन्होंने भी एक सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से कोई फैसला करना है, तो उन्हें भी इस तरह की बातें करने से गुरेज करना चाहिए। कौन सा सूबा है जिसके वाजिबात सारे क्लियर हो चुके हैं, कौन सा सूबा है जिसको वफाक ने सारी चीज़ें दे दी हैं। इस वक्त वफाक के पास तो अपने मामलात नहीं है, जितने रेवेन्यू की इन्होंने बात की है उससे कहीं ज़्यादा तो आपने सूद की अदायगियाँ करना होती हैं। तो ये जब कल अली अमीन गंडापुर का बयान आया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन हमने मिल के चलना है वफाक के साथ, तो उससे जो एक तासुर मिला था कि शायद दोनों तरफ इस बात का एहसास हो गया है। लेकिन अब जो उनकी ये बात सामने आई है कि जी बिल हम गैस के और उसके बिजली के आधे देंगे, तो ये रवैया मेरे नज़दीक को इतना अच्छा रवैया नहीं है। और जो आपने बातें की, देखें जब इस तरह की बातें होंगी तो उस हर वक्त बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं चाहते, वो लोग भी वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। काज़मी साहब आपको क्या नजर आ रहा है, ये कैसे मामलात चलेंगे? इतना एक्सट्रीम सियासी पोजीशंस हैं और फिर उसके साथ हुकूमत भी चलानी है, तो ये किस तरह से होगा? और आपकी नज़र में क्या वाकई KP की तरफ से इस तरह के मामलात में उनके साथ ज्यादती होगी? क्योंकि हम ये भी एक, मैं इसमें खबर ऐड कर दूं कि जी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त आ गई है नाअहली के लिए, 62(1)(f) के तहत उन्हें किया जाए, और अभी उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था तो लोग बात कर रहे थे जी गवर्नर रूल यहाँ पर लग जाएगा। तो एक अभी हुकूमत बनी नहीं थी तो उसके ऊपर इस तरह की बातें आ रही थी, ये सब किस तरह से चलेगा फिर? देखिए आपको जो है ना चीजों को जो जमीनी हकायक हैं उनके पैराए में देखना पड़ेगा।
अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ? अगर अली अमीन गंडापुर की जगह कुछ कोई और होता तो उसकी जुबान में कितनी तलखी होती, वो क्या कुछ बातें करता। अली अमीन गंडापुर को कहां से उठाया गया और किस जेल तक पहुंचाया गया और कौन कौन से शहर में फिराया गया, क्या वो हमारे सामने नहीं है? तो उसने तो उस चीज के ऊपर कोई जिक्र नहीं किया। इसी तरह जुनैद अकबर आज पार्लियामेंट में वो बड़ी फायरी स्पीचेस कर रहे हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना, उसका एक सियाक व सबाक है। उनको उनके साथ जिस किस्म के मुकदमात उन पे कायम किए गए, बार बार उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये जिस जिस चीजों से गुजर के आए हैं, केपीके की आवाम जिस चीज से गुजर के आई है, जहां पे ना आपको सियासी एक्टिविटी की इजाजत थी, ना आपको कोई आजादी राय की इजाजत थी, जिस तरीके से आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता रहा, जो पंजाब के अंदर अभी भी हो रहा है, ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरे के आईनी उसके जो हकूक हैं, उसके जो फंडामेंटल राइट, आप उसकी धज्जियां उनसे एक्सपेक्ट करें से आपको लखनऊ वाली उर्दू में शेर व शायरी सुनाएंगे? ऐसे तो नहीं होगा ना। वो तो जमीनी हकायक के मुताबिक ही आपसे बात करेंगे। तो बात यह है कि असल में यहाँ पे कसूरवार वो हैं जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए, जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया। तो जब तक उनका रवैया दुरुस्त नहीं होगा, जो वफाक में और पंजाब में बैठे हुए हुकूमतों में, तब तक दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में वो तो जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है। आप किस तरह कर सकते हैं? इक्तदार में तो ये है असल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम में आज वक्त दिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।